पार्ट 2 मेजर सक्सेसेस ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। इस सरकार की सबसे बड़ी सफलता रही आर्टिकल 370 को हटाना, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप था जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद से बचाने के लिए। आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट फ्लैग और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। भारत के कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे, और इन सब कारणों से वहां के लोगों में अलगाववाद का भाव पैदा होता था। वो खुद को भारत से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। उस वक्त वहां की लोकल गवर्नमेंट के अंडर बहुत बड़े लेवल पर टेरर फंडिंग होती थी। लोगों को पत्थरबाजी करने के लिए पैसे दिए जाते थे। जॉब्स ना होने की वजह से युवा पैसे लेकर पत्थरबाजी करते थे। पर आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडियन फ्लैग और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। भारत की संसद से पास हुए कानून जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हुए। जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया, जिससे केंद्र सरकार वहां की एक्टिविटीज को सीधा कंट्रोल करती है, और इसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। टेरर फंडिंग ऑलमोस्ट बंद हो गई है। 2019 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में पत्थरबाजी देखने को नहीं मिली। वहां के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले, टूरिज्म को बढ़ावा मिला। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि भारत जम्मू एंड कश्मीर में G20 की मीटिंग करवा सकता है, पर ऐसा हुआ। और ये इस बात का सबूत है कि आर्टिकल 370 को हटाना सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। एनडीए गवर्नमेंट की दूसरी सफलता रही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जनरली इंडिया में कोई रोड बनती है तो क्या होता है, 2-3 महीनों बाद खोद दिया जाता है टेलीफोन लाइन के लिए, फिर कुछ समय बीतने के बाद सीवरेज लाइन के लिए खोदेंगे, फिर गैस लाइन के लिए, वाटर सप्लाई, ब्रॉडबैंड, इन सब के नाम पर सड़कों को बार बार खोदा जाता है। इससे पब्लिक को प्रॉब्लम होती है और सरकार का भी खर्चा बढ़ता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये सारे काम सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर में आते हैं, और इन मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम गति शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके थ्रू केंद्र सरकार ने 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट किया। इससे जब भी कोई प्रोजेक्ट पर काम होगा तो सबके कोऑर्डिनेशन से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को स्पीड मिलेगी। इसके अलावा जहां 2014 से 15 के आसपास भारत में एक दिन में 12 किलोमीटर रोड बनती थी, वहीं आज 36 किलोमीटर रोड हर रोज बनती है। एक बार इस मैप को देखो, देश में नेशनल हाईवेज का जाल बिछा हुआ है। ये सिर्फ नेशनल हाईवेज हैं। आज भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू 2015 से 2023 के बीच भारत में 26,418 किलोमीटर के रोड बनाए जा चुके हैं। रेलवेज की बात करें तो एज ऑफ नाउ 51 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल है। गवर्नमेंट का प्लान है कि 2024 एंड तक 100 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करनी है। वंदे भारत ट्रेन अब तक की भारत की सबसे अच्छी ट्रेन है, और ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में एक वंदे भारत ट्रेन जरूर है। इसके अलावा कोलकाता में अभी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च हुई है। सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू सरकार पोर्ट्स को डेवलप कर रही है, और ऐसे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत की छवि को बदल रहे हैं। मेरे हिसाब से वर्तमान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छा काम किया है। नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया। पिछली यूपीए सरकार ने कभी डिजिटलाइजेशन पर फोकस नहीं किया। इवन एक बार तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में डिजिटल इंडिया का मजाक बनाया था। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? उनका कहना था कि गाँवों में कैसे डिजिटल पेमेंट्स होंगे, वहाँ कौन सा इंटरनेट है, उनके पास पीओएस मशीन कहाँ से आएगी, एक्सेट्रा। बट मोदी गवर्नमेंट ने कभी इस तरीके से नहीं सोचा, बल्कि सॉल्यूशंस पर काम किया। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई, जिसके अंदर 50 करोड़ बैंक खाते खोले गए। लगभग देश की 1/3 आबादी के पास 2014 तक बैंक खाते भी नहीं थे, और इस स्कीम की वजह से आज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सक्सेस हो पाया है। 2016 में यूपीआई लॉन्च किया गया। इट वॉज सच ए रिवोल्यूशनरी स्टेप। आज यूपीआई को वर्ल्ड का सेफेस्ट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम माना जाता है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे कंट्रीज भी आज भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं। भारत में लगभग 30 से 35 करोड़ लोग यूपीआई को यूज करते हैं। यूपीआई ने हमारी लाइफ को आसान बनाया है, और ये सब पॉसिबल हुआ है सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच से। अनदर सक्सेस इज स्वच्छ भारत मिशन। वेस्टर्न मीडिया ने हमेशा भारत को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है। भारत के बारे में ग्लोबली एक नैरेटिव सेट किया है कि भारत बहुत गंदा देश है, यहाँ पर बहुत कचरा होता है। बट स्वच्छ भारत मिशन ने इस नैरेटिव को चेंज करने का काम किया है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव था भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, या खुले में शौच से रोकना। इसके लिए अब तक 11 करोड़ घरेलू और 2,36,000 सामूहिक शौचालय बनाए गए। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years, मेनी स्टेट्स इन इंडिया आर ओपन डेफिकेशन फ्री। दूसरा ऑब्जेक्टिव था वेस्ट मैनेजमेंट।
और इसके लिए घर घर जाकर वेस्ट कलेक्शन किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स हर साल स्वच्छ भारत सर्वे करता है ताकि सफाई के लिए शहरों के बीच कंपटीशन हो, और एज ए रिजल्ट पिछले 7 सालों से इंदौर टॉप कर रहा है। गांवों में भी लोग टॉयलेट्स यूज करने लगे हैं, सिटीज अब ज्यादा साफ है और ग्लोबली मॉडर्न इंडिया का नैरेटिव पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट इज जीएसटी। जीएसटी आने से पहले भारत में टैक्सेस पर कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलता था। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स, बट जीएसटी सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगता है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए के आलू से 50 रुपए की चिप्स बनाई तो टैक्स सिर्फ 40 रुपए के वैल्यू एडिशन पर लगता है, जबकि पहले पूरे 50 रुपए पर टैक्स लगता था। तो जीएसटी से कैस्केडिंग इफेक्ट बंद हुआ है। इसके अलावा टैक्स मैनेजमेंट काफी इजी हो गया है। पहले अलग अलग टैक्सेस को मैनेज करना पड़ता था, पर अब सिर्फ एक ही टैक्स है जीएसटी। तो इस वजह से टैक्स इवेजन कम हुआ है और टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। जीएसटी के बाद एक और रिवोल्यूशनरी स्टेप रहा मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, नए रोजगार पैदा हुए, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल्स। ऑलमोस्ट सभी मोबाइल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। मोबाइल्स के अलावा ऑटोमोबाइल भी इसका प्राइम एग्जांपल है। नाउ आई होप कि आपको एक आइडिया हो गया होगा कि पिछले 10 सालों में वर्तमान सरकार ने क्या काम किए हैं, और इससे आप इजीली एनालाइज कर पाएंगे कि इस बार इलेक्शंस में आपको किसे वोट करना है। एंड प्लीज वोट जरूर करना, क्योंकि इससे लोकतंत्र सशक्त होता है। अगर आप सरकार के गलत कामों को क्रिटिसाइज करते हो तो वोट करके सही सरकार चुनना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास कोई सजेशंस है गवर्नमेंट की फेलियर्स और सक्सेसेस के बारे में जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।